गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, यानी कि क्लास 12th बिहार बोर्ड का जितना भी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है जो इम्पोर्टेंट है उसका एमसीक्यू हम लोग आज करने वाले हैं। और इसमें मैंने पूरी किताब से चुन चुन कर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से, उसके बारे में पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिटेल के साथ बताने का प्रयास करूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ और बताने वाले हैं, ज़रा सुनिएगा कि क्लास 12th में जितने भी आप स्टूडेंट हैं वे सब 2026 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब को हमारा ये लक्ष्य है कि हम सब यहाँ पर आपकी तैयारी करवा कर बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 415 प्लस मार्क्स ला के आपको स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिस्ट में ला दें। और हो सके तो आप सब मेहनत करे से करिए, क्योंकि आज के इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको अपना मेहनत और निरंतरता बनाए रखना है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर यानी कि ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे रहा, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, मानव भूगोल के पिता कौन है। आप सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी, ये दो पार्ट में है। पहला जो है वो भौतिक भूगोल है। कौन सा? पहला हमारा भौतिक भूगोल है। और दूसरे की बात करें तो वो दूसरा हमारा कौन सा है, तो वो मानव भूगोल है। कौन सा भूगोल? मानव भूगोल है। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, तो देखिए, जिस ज्योग्राफी के तहत हम लोग पर्वत, पठार, इसके बाद भूमि, इसके बाद हो जाता है आपका नदियाँ, समुद्र, इन सब के बारे में जिस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो भौतिक भूगोल होता है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी होता है। किंतु ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें यानी कि मानव भूगोल की, तो इसमें मानव से संबंधित प्रत्येक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इसका, ताकि आपको कोई भी आगे चलकर डाउट ना हो। और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर भी आप स्पष्ट कर सके। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में सब्जेक्टिव के तौर पर आपको पूछ ले कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में कुछ अंतर लिखिएगा, तो आप वहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल में हम लोग जो है वो पर्वत, पठार, प्राकृतिक से संबंधित परिघटनाओं को पढ़ते हैं, और वही मानव भूगोल में मानव से संबंधित परिघटनाओं को पढ़ते हैं। तो मैं सब्जेक्टिव भी आपको करा दूंगा, पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है मानव भूगोल के पिता कौन है। भौतिक भूगोल नहीं दिया है, मानव भूगोल दिया है। तो मानव भूगोल के पिता कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है फ्रेडरिक रेटजेल, कुमारी सैंपल, जॉन मार्शल, या फिर कोई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो इसको हटा ही दो आप। अब इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारा मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। इस कारण से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दीजिएगा जवाब। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसकी परिभाषा है? आप सुनिए। तो देखिए, मानव भूगोल के बारे में, ये जो मानव भूगोल है इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कई सारे अपने तर्क के साथ परिभाषा दिया है मानव भूगोल के बारे में। लेकिन यहाँ पे उन्हीं परिभाषाओं में एक परिभाषा यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा जो है ये किसने दिया है। तो ये परिभाषा की बात करें तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि क्रियाशील मानव से क्या तात्पर्य होता है, हमारा मानव जो है वो कभी शांत से नहीं रहता है, बैठा नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अब कुछ ना कुछ करता है तो कुछ आविष्कार कर देता है, कुछ किसी चीज़ को खोज लेता है, तो इसी तरह वे सब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और अस्थिर पृथ्वी की बात करें तो इसका मतलब हमारा जो ये पृथ्वी है ये भी इधर से उधर घूमते ही रहता है, ये भी शांत से नहीं रहता है। तो यही मानव भूगोल में क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह किसकी परिभाषा है, तो ये जो है ये कुमारी सैंपल की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है बच्चों? दोस्तों, तो ये परिभाषा जो है ये कुमारी सैंपल की है।
और इन्होंने ही यह परिभाषा देते हुए मानव भूगोल के बारे में बताए हैं। और कुमारी सैंपल जो है ये फ्रेडरिक रेटजेल यानी कि इस मानव भूगोल के जो जनक है, जो पिता है, वो रेटजेल है। और ये कुमारी सैंपल जो है इन्हीं रेटजेल की छात्रा थी, इन्हीं से अपने ज्ञान के कई बातों का अर्जन किए थे। तो इस कारण से हमारा जो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अब देखिए संभववाद क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआती समय में आप जानते होंगे कि मानव के पास बुद्धिमत्ता बहुत कम थी और वो ऐसा जीवन नहीं जीते थे जिस तरह हम आज जीते हैं। वे सब जंगलों में रहते थे, प्राकृतिक उनको अपने अनुसार ढालने के लिए मजबूर कर देते थे। मानव उस समय अपनी बुद्धिमत्ता का तो प्रयोग करते नहीं थे। तो वर्षा होता था तो मानव को इतना भी बुद्धि नहीं था कि वे घर बना के उस घर में चले जाए। कहीं पे गुफा मिलता था तो वहाँ पे रुक जाते थे, और कहीं पे ना मिले तो वो वहीं पे वर्षा में भीगता था। वहीं पानी सूख जाता था किसी नदी का तो प्यास के कारण कई लोग मर जाते थे, कई लोग नदी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। तो ये बुद्धि नहीं होती थी कि हम सीवर लगवा दे या फिर कुएं खुदवा के वहाँ पे पानी एकत्रित कर ले या पाइप को अंदर जमीन के अंदर धंसा के पानी निकाल ले। किंतु मानव जो है उस समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते थे। किंतु जब संभववाद अवधारणा आई तो इस अवधारणा में मानव के उस समय को रखा गया है जब मानव ने कुछ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, बुद्धि को विकास करवाते हुए कुछ अपने परेशानियों को, प्राकृतिक चुनौतियों को सामना करना शुरू कर दिए थे। और यही सामना करने के घड़ी को संभववाद के नाम से जाना जाता है। और इस संभववाद में मानव जो है वो प्राकृतिक का ये मानव जो है प्राकृतिक का बड़ा होता है। मानव यानी कि प्राकृतिक को वो गुलाम बना के रखता है मानव संभववाद में। और वही निश्चयवाद की बात करें तो निश्चयवाद में मानव ही प्राकृतिक का गुलाम रहता है। तो अभी हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है कि संभववाद अवधारणा में किसमें संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये मानवीय घटक जो है, ये ए वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, और कई जगह आपको यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा जो कि गलत है। ये हम बहुत खोज, काफ़ी रिसर्च करते हुए आपके सामने लेके आए हैं। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नियतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अब देखिए निश्चयवाद या नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर नियतिवाद, ये दोनों एक ही नाम है। अब चाहे आपको पूछ दे नियतिवाद या निश्चयवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक घटक को। क्योंकि मानव इस समय में ना तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं और ना ही प्राकृतिक की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इस समय में मानव प्राकृतिक का दास बन के रहते हैं। वहीं संभववाद में मानव प्राकृतिक को ही अपना दास बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक घटक इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाँ, तो ये किस फ्रांसीसी विद्वान ने, यानी कि फ्रांस का वो कौन सा विद्वान था जिन्होंने सर्वप्रथम संभववाद शब्द, ये जो संभववाद शब्द है इसका प्रयोग किया था? यानी कि वो कौन सा फ्रांसीसी विद्वान था जिसने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन लुसियन फेवरे है, हमबोल्ट है, कांट है, या फिर इनमें सभी है। तो देखिए संभववाद का सबसे पहला प्रयोग लुसियन फेवरे ने किया था, क्योंकि संभववाद से इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ रहता है, लुसियन फेवरे का। इस कारण से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फेवरे संबंधित है, यानी कि फेवरे जो है वही लुसियन फेवरे, शॉर्ट नाम उसका दिया हुआ है, इसका पूरा नाम लुसियन फेवरे है, किंतु यहाँ पे हमें सिर्फ फेवरे दिया हुआ है। तो मान लीजिए लुसियन फेवरे के ही बारे में बता रहा है, तो ये फेवरे संबंधित है तो किससे है? नियतिवाद, निश्चयवाद, संभववाद या सभी से? तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया इससे पहले क्वेश्चन में। तो इसका संबंध जो है वो संभववाद से संबंधित है। ठीक है, ये फेवरे जो है संभववाद से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ये जो नवनिश्चयवाद है इसके प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ, टेलर, हम्बोल्ट, रिटर या इनमें से कोई नहीं? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक की बात करेंगे तो इस नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है ये ग्रिफिथ टेलर जी है। कौन? ग्रिफिथ टेलर जी नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर जी, और इसी को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज किस में होगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक निश्चयवाद है, ठीक है, एक क्या है? निश्चयवाद, और एक है नियतिवाद। कौन सा है? नियतिवाद। तो ये दोनों जो है ना, ये निश्चयवाद और नियतिवाद ये दोनों एक है। वहीं नवनिश्चयवाद की बात करें तो ये संभववाद का ही एक नाम है, नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नियतिवाद और निश्चयवाद ये दोनों एक ही है, और नवनिश्चयवाद की बात करें तो ये संभववाद का नाम है, नवनिश्चयवाद। तो इस नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है इसकी बात करें तो इसमें ग्रिफिथ टेलर लग जाएगा, क्योंकि टेलर साहब ने ही संभववाद के बारे में जानकारी प्रदान करनी शुरू की थी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 8 नंबर का। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हाँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भूगोल, ये जो भूगोल शब्द है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेलर ने किया था, इरेटेस्थनीज ने किया था, या हम्बोल्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मुझे इसका आंसर कुछ डाउट लग रहा है, ए है या फिर बी है, इसमें मुझे डाउट है। तो हो सके तो आप लोग कन्फ्यूज दूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लिख दीजिएगा ताकि अगले बच्चे को किसी भी प्रकार से डाउट ना हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। आप पे छोड़ता हूँ, कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए, इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए, भूगोल के जनक कौन है? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है भूगोल का जनक। इससे पहले हम लोग किसके जनक के बारे में देखे थे? तो मानव भूगोल का जनक। और मानव भूगोल के जनक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल जी थे। और यहाँ पे हमसे सिर्फ भूगोल का जनक पूछा है, तो भूगोल का जनक ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिकेटियस को हम भूगोल का जनक मानते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? अब देखिए यहाँ पे आधुनिक मानव भूगोल दे या फिर सिर्फ मानव भूगोल के जनक पूछे, तो दोनों यहाँ पे मानव भूगोल लग गया है ना, सिर्फ यहाँ पे आधुनिक लगा दिया है। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? मानव भूगोल के जनक कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल। और यहाँ पे हमसे पूछ दिया गया है कि आधुनिक मानव भूगोल यानी कि अभी के मानव भूगोल के जनक कौन है? तो वो भी हमारा फ्रेडरिक रेटजेल हो जाएगा। रेटजेल यानी कि इसका पूरा नाम फ्रेडरिक रेटजेल है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के जनक कौन है? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जनक फिर से वही आ गया क्वेश्चन, तो रेटजेल है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? यहाँ पे ये चैप्टर नंबर नहीं, ये फर्स्ट ही का चैप्टर है। हाँ, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ पे ए क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, या फिर डी मानवीय भाईचारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मानव भूगोल का उपागम मात्रात्मक क्रांति नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा, कई किताबों में हमने देखा था कि ए ऑप्शन लगा है या फिर सी ऑप्शन लगा है, जिसका सही ये दोनों गलत है, और जो बी ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो बी हमें करेक्ट कर देना है और इसका राइट आंसर यही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे बातों जो कुछ और बता रहे हैं एक्स्ट्रा में, उसे भी सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इनमें से क्या है जो यानी कि लोगों मतलब मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानवीय बुद्धिमत्ता हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के मुताबिक देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि
प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है। मानवीय भाईचारा, ये कैसे होगा? भाईचारा इस प्राकृतिक के साथ कैसा हो सकता है, लेकिन चैप्टर के मुताबिक चले तो वो नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो प्रौद्योगिकी जो है यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग प्राकृतिक की चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि लोगों यानी कि मानवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बी ऑप्शन प्रौद्योगिकी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे है। रुक जाइए 1 मिनट, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। हाँ चलिए, एंथ्रोपोजियो नामक पुस्तक किसने लिखा है? अब यहाँ पे एक पुस्तक दिया है, इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक है वो रेटजेल है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेटजेल जी एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रुको और जाओ भी, इसे भी हम संभववाद कहते हैं, और संभववाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर साहब है। रुको और जाओ के नाम से हम संभववाद को ही जानते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये ग्रिफिथ टेलर जी है। इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर का, नियतिवाद। यहाँ पे नियतिवाद होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिएगा नियतिवाद। हाँ ये रहा, नियतिवाद के विचारक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा है ई कांट, बी हैम्बोल्ट, सी रिटर या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इनमें से सभी है, क्योंकि नियतिवाद के विचारक जो है ई कांट भी है, हैम्बोल्ट भी है और रिटर, ये सब है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी कि इनमें इतना ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा है यात्रियों का विवरण। यात्री जब कहीं जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं और उसको हम पढ़ के कुछ तो स्रोत जरूर जान सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं इसका राइट आंसर। इनमें नहीं पूछ रहा है, ये तो है। यहाँ से हमको भौगोलिक सूचना का स्रोत मिलता है, यहाँ पे नहीं पूछा है कौन नहीं है, तो इससे तो हमें मिल जाता है। अब दूसरा बी ऑप्शन है हमारा प्राचीन मानचित्र। तो जब हम कोई मानचित्र देखते हैं तो उससे भी हमें भौगोलिक जानकारी मिलता है। जैसे आज का वर्ल्ड मैप ले लीजिए या फिर किसी भी स्टेट का मैप ले लीजिए, तो उससे हमें भौगोलिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। वहीं डी ऑप्शन हमारा है प्राचीन महाकाव्य। अब प्राचीन महाकाव्य में भी आप देखेंगे तो उस समय का ज्योग्राफिकल कंडीशन को दिखाया जाता है, जिसको हम लोग देख के कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी परतों के नमूने, ये जो है ये ऑप्शन हमारा सी वाला जो है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 18 नंबर का। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो यदि हम इसकी बात करें भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में हमारा क्या है, समकलनात्मक अनुशासन। ये जो समकलनात्मक अनुशासन है ये बिल्कुल वर्णन करता है। बी ऑप्शन जो है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तो हम मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? मानव और प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन एंड नेचर के बीच में जितने भी अनुशासन होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी होगा, ये भी होगा। सी ऑप्शन है द्वैधता पर आश्रित। अब दोनों द्वैधता पर आश्रित है, एक तरफ मानव है तो दूसरी तरफ क्या है, प्राकृतिक है। तो इन दोनों में द्वैधता पर भी आश्रित है। और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक, और क्या है ऑप्शन में, प्रासंगिक नहीं। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जो कि नहीं है। क्या है? नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन इसका सही ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में कौन
सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पे हमसे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो सामाजिक भूगोल में कौन कौन आ जाता है? तो समाज में लिंग भूगोल आ ही जाता है ऑफकोर्स, जिसमें मेल यानी कि स्त्री और स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक भूगोल की बात करें तो सांस्कृतिक भूगोल में भी आता है सांस्कृतिक भूगोल भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद जो है सैन्य भूगोल, ये जो सैन्य भूगोल है ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत में आता है। सैन्य भूगोल ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत में नहीं आता है। और चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल में आता है। तो हमारा इस सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो सैन्य भूगोल नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर का देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? नेगेटिव सेंटेंस फिर से आया है। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्वान मानव भूगोल, भौतिक भूगोल नहीं, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा यानी कि इस ऑप्शन में से कौन एक विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कुमारी सैंपल ये तो है भाई, इसने तो परिभाषा दी है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है, इसने भी परिभाषा दी है। रेट जेल इन्होंने भी परिभाषा दी है कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, ये भी है। हटिंगटन ये भी मानव भूगोल से ही संबंधित है, किंतु बर्टेट रसेल जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्ट पीरियड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दिया है जिसके लेखक के बारे में हमें बताना है। इस पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो इस भूगोल के जनक यानी कि हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। हिकेटियस ने ही इस पुस्तक को लिखे हैं। और मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव पर प्राकृतिक का नियंत्रण संबंधित है, यानी कि ये मानव है, ठीक है, ये मानव है, और जब इस पर प्राकृतिक अपना नियंत्रण बना लेता है तो उस समय को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक का दास इस समय बना रहता है मानव। जब प्राकृतिक मानव पर नियंत्रण बनाया रहता है तो उस समय इसमें ऑप्शन हमारा है प्राकृतिक का मानवीकरण। नहीं भाई, प्राकृतिक का मानवीकरण तब होता है जब मानव प्राकृतिक के चुनौतियों का सामना कर लेता है। किंतु वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो मानव का प्राकृतिकरण, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? सुनो, देखो, मानव प्राकृतिक के विभिन्न चुनौतियों का जब सामना नहीं कर पाता है, जब मानव प्रकृति का दास बना रहता है, प्राकृतिक के अनुसार ही खुद में परिवर्तन करते रहता है, तो उस समय में मानव का प्राकृतिककरण होते रहता है। ओके, जहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। किंतु वही बात करें प्राकृतिक का मानवीकरण कैसे होता है, तो जब मानव विभिन्न प्राकृतिक की चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के सहारे से विभिन्न तरह के औजार या फिर विभिन्न सामग्रियों का निर्माण कर लेते हैं, तो इस समय में प्राकृतिक की चुनौतियों का सामना कर लिया है मानव ने, तो उसको हम प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। ओके, तो इस मानव पर प्राकृतिक का नियंत्रण किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव का प्राकृतिककरण से संबंधित है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ना आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, प्राकृतिक पर मानव का नियंत्रण। अब देखिए दोबारा से, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो था मानव पर प्राकृतिक का नियंत्रण, उसमें था वो ऑप्शन, और यहाँ पे हमसे पूछा गया प्राकृतिक पर मानव का नियंत्रण संबंधित है, तो प्राकृतिक का मानवीकरण से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर
कुछ पीछे करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा उलझाया हुआ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। फिर से नेगेटिव सेंटेंस आया है। आप बोर्ड एग्जाम में जब भी बैठिएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर बोर्ड एग्ज़ाम में देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ए प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या फिर मानवतावाद। तो देखिए, मानव भूगोल के तहत हम तो प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ते हैं, संभववाद भी पढ़ते हैं, मानवतावाद भी आ जाता है, किंतु समुद्र विज्ञान जो है, समुद्र के बारे में तो हम वो भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। किसमें? भौतिक भूगोल में। तो ये नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, जियोग्राफी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये पूछना चाहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीक भाषा से जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और इसको आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा, और जो ना समझ में आए उसे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं फिर से आपको समझा सकूं। चलिए अगला हमारा है, भू आकृति, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु। इन सब के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भू आकृति, प्राकृतिक, मृदा, जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? क्या मानव भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं या फिर मानव भूगोल में, या दोनों में? तो देखिए, भूमि यानी कि भू आकृति मतलब भूमि, प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे वनस्पति ये सब जितने भी है वे सब, उसके बाद मृदा यानी कि मिट्टी, और जलवायु ऊपर का क्लाइमेट जो हमारा है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? तो मानव भूगोल में थोड़ी ना पढ़ते हैं ये। तो ये भौतिक भूगोल का चैप्टर है। भौतिक भूगोल हम इसी को कहते हैं जिसमें पर्वत, पठार, मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो प्राकृतिक ये भौतिक भूगोल में जाता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट हो जाएगा, इसका भौतिक भूगोल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक ये सब जितने भी हम पढ़ते हैं ये सब भौतिक भूगोल के बारे में ही, भौतिक भूगोल में ही इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक संबंधित है। आप देखो, एंथ्रो यहाँ पे एंथ्रो होना चाहिए था, एंथ्रोपोजियोग्राफी होना चाहिए था, यहाँ पे एंट्रो लिखा गया है, तो उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है एंथ्रोपोजियो नामक पुस्तक संबंधित है, तो ये मानव भूगोल से संबंधित है या फिर भौतिक भूगोल से संबंधित है, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे वो वो क्या कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल थे। कौन? रेटजेल जी थे। रेटजेल ने ही इस पुस्तक को लिखा है। रेटजेल ने ही इस पुस्तक को लिखा है। किसको? इस एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक को। अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि ये किससे संबंधित है, तो ये मानव भूगोल से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? आप देखिए, फिर से एक और परिभाषा दिया है। अब ये परिभाषा किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यह परिभाषा किसकी है? तो ये फ्रेडरिक रेटजेल की है, जिससे जो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। और कुमारी सैंपल की क्या परिभाषा है? तो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इसका ये परिभाषा है कुमारी सैंपल का। और वहीं फ्रेडरिक रेटजेल का अभी जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसका रेटजेल का यही परिभाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा विचारधारा मार्कस के सिद्धांत का पालन करता है? आप देखिए, मार्कस का सिद्धांत क्या होता है? तो मार्कस एक क्रांतिकारी विचारधारा संबंधित है। ये सब
वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है। ये अपने हक के लड़ाई के लिए युद्ध करना ज़्यादा पसंद करते हैं, शांति बनाकर अपने हक को नहीं मांगता है। ये सब युद्ध करके यानी कि वार करके दूसरे से अपने हक को छीनते हैं, समझे। तो इसी को हम लोग मार्कस का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा विचारधारा मार्कस के सिद्धांत का पालन करता है। तो व्यवहारवादी बिल्कुल नहीं करता है, मानववादी बिल्कुल नहीं, लेकिन अमूलवादी जो है ये इसी सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें पूछा है आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है कृषि भूगोल। कृषि से हमारी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होती है यानी कि आर्थिक विकास होता है। औद्योगिकी से इससे भी फैक्ट्रियाँ जितनी लगेगी देश को उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। सैन्य भूगोल ये बिल्कुल नहीं है, ये सैन्य भूगोल नहीं है। पर्यटन भूगोल, जब पर्यटन व्यक्ति किसी दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आएंगे, जब घूमने आएंगे तो यहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ट्रैफिक में गाड़ियों में बैठेंगे, तो इन सब से पैसे कमाई होगी, तो पर्यटन से भी मिलेगा। लेकिन सैन्य भूगोल नहीं है, जो कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नवनिश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, नवनिश्चयवाद। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है। यहाँ पे उपागम पूछा है, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा है जो मानव विकास का उपागम है। तो आय उपागम है भाई, ये तो बिल्कुल है। कल्याण उपागम ये भी है, क्षमता उपागम ये भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये चैप्टर 3 का है, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन में था और इसको कई बार बोर्ड एग्जाम वालों ने पूछा भी है, तो इसलिए मैं इसमें भी पढ़ा देता हूँ और चैप्टर 3 में भी इसका मैं पूरी तरह से विश्लेषण के साथ आपको पढ़ा दूंगा। और इसका सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसको 2 नंबर सब्जेक्टिव के तौर पर भी आप याद रख लीजिएगा। उस सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 मानव विकास के उपागमों को लिखिए। तो आप चारों उपागम को लिख लीजिएगा। 3 यहाँ पे आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता का उपागम और एक विभिन्न आवश्यकता उपागम होता है, जो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दिया विभिन्न आवश्यकता उपागम। 4 यदि आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा सब्जेक्टिव में, तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला, चलिए आज का सेशन यहीं तक था, अगला नहीं है। यही टोटल जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर से, वो 32 ऑब्जेक्टिव मुझे देखने को मिला था, जो कई बार इसमें से ही पूछा जाता है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मुझ पे विश्वास कीजिएगा और यहीं से आप अपना तैयारी बेहतर कीजिएगा। और आज के क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं। आप इसलिए हम आपको कहते हैं जहाँ पे भी रहिए बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्टडी में व्यस्त रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। तो बाय बाय, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में।